Hi everyone, today we are going to discuss introduction of our English literature। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि हमारा इंग्लिश लिटरेचर है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, कैसे हमारे इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है, या हम कहें हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लिखा करते थे या जो हमारे लिटरेचर है वो कैसे हुआ करता था, कौन सी फॉर्म में लिटरेचर लिखा गया था या ओरली होता था, और कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे इंग्लिश लिटरेचर का जो डेवलपमेंट हुआ है। तो इस क्लास में गाइज हम बेसिकली जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग है वहाँ से शुरू करेंगे, जो हमारी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ से। तो बिना किसी देरी के लिए आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एन इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने टाइटल डाला है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका मतलब है गाइस जो हमारे यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी स्टार्टिंग हुई है। तो हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है गाइस, जो लैंग्वेज है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है हमारी ओल्ड इंग्लिश, क्या है ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, और दूसरी है हमारी इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। तो जो हमारे वर्क लिखे गए वो ओल्ड इंग्लिश में भी लिखे गए और इंग्लिश में भी लिखे गए हैं। तो यहाँ हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश रूट है वो इंग्लिश का वो कहाँ से माना गया है। तो गाइज देखना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है हमारा गाइज 450 to 166 तक, तो हमारी ओल्ड इंग्लिश मानी गई है। और ओल्ड इंग्लिश के बाद जो हमारी इंग्लिश आती है वो आती है मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश वो आती है हमारी 106 to 1550 तक हमारा क्या माना गया है, इसका टाइम पीरियड माना गया है। अब आता है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश है वो 1552 अब तक मॉडर्न इंग्लिश तक हमारा टाइम पीरियड रहता है। तो हमारे जो वर्क हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं कि ओल्ड इंग्लिश में वर्क हुए हैं, फिर मिडल इंग्लिश में और फिर मॉडर्न इंग्लिश में हमारे वर्क हुए हैं। तो गाइज हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते चलेंगे कि कैसे हमारी लैंग्वेज है वो और कैसे हमारा लिटरेचर है वो हाईलाइट होता गया। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग। तो यहाँ हम देखते हैं गाइज 43 AC, 43 से 400 तक हमारे जो इंग्लैंड था वहाँ पे कौन थे, रोमन पीपल थे। जो रोमन जो किंग था होरासियो जो किंग था, उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर रेन किया। ठीक है गाइज, तो इस समय किसी प्रकार का कोई लिटरेचर हमारे इंग्लिश लिटरेचर में देखने को नहीं मिलता, न तो मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है और न ही किसी ओरल फॉर्म में मिलता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक कोई भी लिटरेचर नहीं हुआ है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा पहला फेज रहता है गाइज, ठीक है, जो किसके अंडर में आता है, ओल्ड इंग्लिश के अंडर में आता है। ठीक है गाइज, और यहाँ की जो लैंग्वेज होती थी वो कोई लैंग्वेज नहीं थी, वो यहाँ के ट्राइब थे, वो अपनी लोकल लैंग्वेज लोकल एक्सेंट में बोलते थे। हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो नेटिव ट्राइब थे वो कौन कौन से थे। तो इंग्लैंड के नेटिव ट्राइब्स, तो इंग्लैंड के जो नेटिव ट्राइब्स थे वो कौन कौन से थे, केल्ट्स थे और एक और था ब्रिटेन्स, और कौन थे, ब्रिटेन्स। तो ये दो ट्राइब थे गाइज बेसिकली जो इंग्लैंड का जियोग्राफिकल जो एरिया है वहाँ पे, और ये अपनी ही लैंग्वेज स्पीक किया करते थे। ठीक है, अपना ही जो इनकी जो एक्सेंट होता था, जो छोटी छोटी बोलियों के टाइप में ये अपनी भाषा एक दूसरे से वो स्पीक करते थे। ठीक है गाइज, तो इनकी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, और न ही इन्होंने किसी प्रकार का कोई लिटरेचर किया। और गाइज एक खासियत है कि ये ओरली तो गाते थे लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ जो लिटरेचर हुआ वो कैसा हुआ, ओरल फॉर्म में हुआ। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कवर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड फेज की। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में किसी प्रकार का कोई लिटरेचर नहीं होता है। दूसरा फेज आता है हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड आता है गाइज, वो रोमन्स के बाद आता है। ठीक है, और ये पीरियड कैसे होता है, इसमें जो लैंग्वेज हुई वो हमारी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज हुई। कैसी लैंग्वेज हुई, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लिखी भी गई और स्पीक भी किया गया।
क्योंकि जो ज़्यादातर जो लिटरेचर है वो ओरली फॉर्म में ही होता था, लेकिन यहाँ पे वर्क लिखने स्टार्ट हो गए थे। कुछ ऐसे राइटर थे, पोइट थे, जिन्होंने अपने वर्क लिखे भी। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट मिलती हैं यहाँ से, लगभग 400 के आसपास मैन्युस्क्रिप्ट मिली है यहाँ से, जिनको कुछ को पढ़ा जा चुका है और कुछ को नहीं पढ़ा जा चुका। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखित रूप में हमारा लिटरेचर मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पीरियड का टाइम क्या रहता है। तो इसका जो टाइम रहता है वो 452 1066 तक रहता है गाइज। और एक और मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लो ये हमारा इंग्लैंड है, ठीक है, ये हमारा इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड में यहाँ पे ओनली कौन कौन थे? केल्ट्स थे और ब्रिटेन्स थे। कौन कौन थे? केल्ट्स और ब्रिटेन्स, जो यहाँ के नेटिव पीपल थे। और गाइज यहाँ कौन आते हैं? एंग्लो आते हैं और सैक्सन आते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि एंग्लो और सैक्सन नेटिव रूप से कहाँ के पीपल थे। तो गाइज यहाँ आता है हमारा सी, पानी का एरिया आता है। तो ये हमारा वाटर एरिया है। और इसके इस पार यूरोप में डेनमार्क, जर्मनी, ये आप समझना, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ऐसे, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, या हम कहें इस साइड पोलैंड, तो ये कुछ है, पोलैंड, इटली वगैरह, फ्रांस, इस साइड ये हमारे क्या हैं, कुछ कंट्री हैं यूरोप की। तो यहाँ से आते हैं ये ट्राइब, जो हमारे एंग्लो और सैक्सन हैं। एंग्लो सैक्सन कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं विद, किसके थ्रू आते हैं? पानी के थ्रू, वोटिंग करते हुए आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं डेनमार्क से, जैसे एंग्लो आए, जूट आए, कौन आए? जूट आए। जो डेनमार्क है वहाँ से कौन आते हैं? जूट्स आते हैं। ठीक है, और जर्मनी है, जैसे जर्मनी से कौन आए? एंग्लो आए। ठीक है, और जैसे हमारे फ्रांस से भी आए, सैक्सन्स आए। तो गाइज ये अलग अलग ट्राइब दूसरे देशों से आए इंग्लैंड की धरती के ऊपर, बाय जो हमारा वोटर्स है उससे आए। ठीक है, तो गाइस आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एंग्लो सैक्सन और जो जूट वगैरह हैं वो डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस से आते हैं पानी के रास्ते। क्यों आते हैं? व्हाट रीजन बिहाइंड इट, कि उनके आने का क्या कारण था? तो वैसे तो कई कारण थे, लेकिन उसमें मोटे तौर से अगर हम देखते हैं तो 2 ही ऐसे रीजन थे कि वो यहाँ आते हैं इंग्लैंड में। तो उनको हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। ये पानी के थ्रू आते हैं गाइज, पानी के रास्ते से आते हैं इंग्लैंड में। इनके 2 ही कारण थे मेन, तो कि ये यहाँ पे आए। तो जो पहला कारण रहता है वो क्या था गाइज, कि एक तो ये जो लोग थे जूट वगैरह, जूट्स थे, वो क्या थे? वॉरियर थे। क्या थे? वॉरियर्स थे। तो ये लड़ने के लिए, ये इनके ऊपर इन्वेड करते हुए आए थे, लड़ने के लिए आए थे। दूसरा जो रीज़न था, तो जो डेनमार्क का जो एरिया होता था वो फ्लडेड एरिया था गाइज, वहाँ पे काफ़ी सारे क्या आते थे? फ्लड्स, बाढ़ आते थे। तो उनसे बचने के लिए भी ये लोग कहाँ आए? इंग्लैंड में आए। तो ये 2 ही कारण थे। एक तो ये वॉरियर थे जो इंटरटेनमेंट करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए यहाँ पे आए थे। दूसरा कारण फ्लडेड होने के कारण ये यहाँ पे आए थे। तो इस तरह ये लोग यहाँ पे आके फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ आने के बाद इन्होंने यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन देखी, तो ये यहीं पे स्टे करने लगे। और इसीलिए इस जो पीरियड का नाम क्या पड़ गया? एंग्लो सैक्सन पीरियड इसका पड़ गया। और आगे हम बात कर लेते हैं कि जो इंग्लिश नेम है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, वो भी किस लिए पड़ा? इंग्लैंड प्लस एंग्लो। तो इन दोनों के मेल से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का नाम क्या पड़ा? इंग्लिश लैंग्वेज पड़ा, एंग्लो प्लस इंग्लैंड। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से एंग्लो प्लस इंग्लैंड, इन्हीं के नाम से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का नाम भी इंग्लिश पड़ा। तो आई होप ये 2 पीरियड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज ये क्लास, जिसमें हम 30 से 40 मिनट में पूरे लिटरेचर को कवर करेंगे। ठीक है, थर्ड पीरियड के ऊपर चलते हैं हम, जो हमारा थर्ड पीरियड रहता है। ये मैं रब कर देती हूँ, कवर हो जाएंगे इसमें। अब बात कर
लेते हैं कि गाइज इनमें जो हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड था, उसके बाद जो थर्ड पीरियड आया वो आया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था, इसका नाम कैसे पड़ा गाइज? तो एंग्लो थे जो एंग्लो जो आए हमारे डेनमार्क से या फिर हम अदर कंट्री से कह रहे हैं, तो वे आके इंग्लैंड में स्टे करने लगे। फिर उसके बाद कौन आए? नॉर्मन्स आए गाइज। ठीक है, कहाँ से आए? फ्रांस से। कहाँ से आए? फ्रांस से नॉर्मन आए। और उन्होंने क्या करने के लिए आए थे? कब आए थे? 1066 में उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर इन्वेड किया, आक्रमण किया और इन्होंने जीत हासिल करी, जिसको क्या कहा जाता है? नॉर्मन दी कॉन्क्विस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मन दी कॉन्क्विस्ट, या कहा जाता है विलियम दी कॉन्क्विस्ट, नॉर्मंडी दी कॉन्क्विस्ट, इस नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि नॉर्मन था वो कौन था? एक ट्राइब था और उसका एक ड्यूक होता था, ड्यूक ऑफ नॉर्मन, जिसका नाम क्या था गाइज? विलियम नाम था इसका। तो विलियम दी कॉन्क्विस्ट भी कहा जाता है, नॉर्मंडी दी कॉन्क्विस्ट भी कहा जाता है। और ये एक ड्यूक था जिसने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया था और इंग्लैंड को विजित किया था। ठीक है, और इसके बाद इंग्लैंड के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? फ्रांस का अधिकार हो गया था गाइस। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश थी। कौन सी लैंग्वेज थी? ओल्ड इंग्लिश थी गाइस। ठीक है, और यहाँ ये लोग थे फ्रांस से आए हुए, तो ओल्ड इंग्लिश के साथ क्या हो गई? फ्रेंच लैंग्वेज भी, ठीक है, इसमें शामिल हो गई। अब इंग्लैंड में 2 टाइप्स लैंग्वेज हो गई थी। जो अपर पार्ट था, जो ऑफिशियल जो काम होते थे वो तो होते थे फ्रेंच लैंग्वेज में, और जो रूरल एरिया था, लोअर पार्ट था इंग्लैंड का, वो क्या बोलता था? ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक करता था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो अपर पार्ट था उसमें तो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, लोअर जो पार्ट था रूरल एरिया का, वहाँ पे ओल्ड इंग्लिश स्पीक की जाती थी। तो आई होप गाइज यहाँ तक कवर हो गया होगा। अब हम कुछ लिटरेचर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। जैसे गाइज हम देखते हैं कि इस फेज के अंदर, ओल्ड इंग्लिश के अंदर, कुछ हमारे ऐसे पोइट्स हुए जो कि काफ़ी महान है, जिन्होंने अच्छे अच्छे वर्क भी लिखे। तो उनमें से हैं हमारे बेड, ठीक है, दूसरा है हमारा अल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है, ये किंग थे। फिर है साइनी वुल्फ, तो ये लोग हुए। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर लिखा। अल्फ्रेड द ग्रेट थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन किया लैटिन लैंग्वेज का, या हम कहें अदर वर्क थे उनका, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो गाइज ये थे हमारे विदशित थे, एक विदशित ये थे एक। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पोइट्री वर्क अपने लिखे इस टाइम पे, जो हमारी ओल्ड इंग्लिश में, इनकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी? ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी। ठीक है गाइज, और एक वर्क हुआ था बियोवुल्फ। क्या वर्क था? बियोवुल्फ था, जो कि एपिक माना जाता है हमारा ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच इज़ अवर ओल्ड इंग्लिश एपिक। ठीक है, तो बियोवुल्फ हमारा क्या रहता है? एपिक रहता है ओल्ड इंग्लिश में, और इसका जो राइटर है वो है एनोनिमस। ठीक है, कि इसका पता नहीं कि किस राइटर ने इसको राइट किया है, लेकिन जो ये हमारा वर्क रहता है पोइट्री वर्क है और एपिक है। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक गाइज आई थिंक आपको कवर हो गया होगा। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने करवा दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट एज के ऊपर। थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। जो नेक्स्ट हमारी एज रहती है वो आ गई अब रेनेसा। ठीक है, या फिर कहें हम मिडल इंग्लिश एज। रेनेसा से पहले मिडल इंग्लिश थी, मिडल एज। फोर्थ जो हमारी एज रहती क्या है? वो है मिडल इंग्लिश एज। मिडल इंग्लिश एज है, उसका टाइम पीरियड क्या माना जाता है? जैसे हमने देखा कि एंग्लो नॉर्मन्स का है 1066 से 206 तक माना गया है। तो हम देखते हैं कि 1200 से ये जो मिडल इंग्लिश एज है वो कब तक मानी गई है?
वो मानी गई है हमारी 1550 तक मानी गई है। ठीक है गाइज, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि मिडिल इंग्लिश एज में कौन कौन से राइटर थे और कैसा वर्क हुए। ठीक है, तो इसमें हम सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है चौसर का। क्या नाम आता है? चौसर का। ठीक है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एपिक मास्टरपीस वर्क लिखे, जैसे कंटरबरी टेल्स है, दी हाउस ऑफ फेम है, जैसे पार्लियामेंट ऑफ फूल्स है। तो इन्होंने काफ़ी वर्क लिखे गाइज। हीरोइक कैपलेट का इन्होंने क्या किया था? क्वाइन किया था गाइज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ कुछ अलग राइटर भी थे, जिनमें जॉन गोवर, वाइक्लिफ। ठीक है, जॉन वाइक्लिफ जो क्या थे? लोलार्ड्स मूवमेंट के क्या थे? फाउंडर थे। ठीक है, और इन्होंने अपोज किया था जो क्रिश्चियनिटी थी, या फिर कहिए हम चर्च का, एंग्लिकन चर्च का, इन्होंने खुलकर अपोज किया था और इसके अपोज में खड़े हुए थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जेम्स वन है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ राइटर हुए हैं जो हमारे मिडिल इंग्लिश एज में ही हैं, और काफ़ी सारे इनके वर्क हैं। हालांकि ये काफ़ी फेमस रखते हैं क्योंकि इनको बोला जाता है फादर ऑफ रिफॉर्मेशन, और ये है फादर ऑफ हमारे लिटरेचर और पोइट्री। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको कवर हो गया होगा। अब हम चलेंगे हमारी जो बिगेस्ट एज ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर के उसके ऊपर चलते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। पूरा लिटरेचर हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। जो हमारी फिफ्थ जो एज है वो है रेनेसा। ठीक है, रेनेसा एज जो कब से है? 1550 से। क्योंकि गाइज चौसर के बाद जो टाइम पीरियड आता है 1 सेंचुरी का, 100 साल का, वो बेन पीरियड माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये भी क्वेश्चन आता है, बेन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो चौसर से बाद का, जैसे 1400 से 1500 के बीच का जो स्पेस आता है उसको हम क्या कहते हैं? बेरन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। बिकॉज जो कोई भी न्यू वर्क नहीं हुआ था, चौसर के फॉलोवर थे, उन्होंने चौसर को फॉलो करके उन्हीं के ऊपर वर्क लिखे थे। ठीक है गाइज, तो ये बेन पीरियड माना जाता है। फिर इसके बाद आता है 1550। इसमें गाइज जो हमारा रेनेसा आता है, और कब से? 1660 तक रेनेसा रहता है। रेनेसा को कई नाम से जाना जाता है, काफ़ी सारी एजेज हैं जो हमारे रेनेसा के अंदर। इसमें एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर BC के अंदर आती है हमारी। ठीक है, फिर और क्या आता है? कवेलियर, पोइट भी इसी में आते हैं। कॉमनवेल्थ भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे जो नाम इसको रखे गए, इस एज के रखे गए, जैसे इसी को गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गाइज यहाँ इससे पहले तक जो वर्क होते थे वो ओल्ड इंग्लिश में होते थे। ठीक है, कोई भी बिगेस्ट जो वर्क है वो इंग्लिश लिटरेचर में नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो वर्क ऐसे हुए जो पॉपुलर हुए, अलग अलग फॉर्म्स में हुए, जैसे ट्रेजेडी हुई, कॉमेडी हुई, ट्रैगी कॉमेडी हुई। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो हमारी यूनिवर्सिटी विट्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे वर्क लिखे इसमें। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा, जैसे यूफियस लिखा गया। जैसे हमारे एडमंड स्पेंसर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क लिखा। तो काफ़ी ज़्यादा वर्क यहाँ लिखा गया था। ठीक है गाइज, तो आई होप ये एज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके मैंने टॉप 100 क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारी एज रहती है। अब इस एज के बाद अगर हम चलेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट एज रहती है वो है हमारी 6th नंबर की एज है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड है वो 1660 to 1700 तक माना जाता है। इस एज को नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गाइज? इसमें ओल्ड वर्क थे ना, उनके साथ साथ न्यू, या हम कहें मॉडर्न वर्क, या हम कहें जो थीम थी वो ओल्ड जो इंग्लिश राइटर थे उन्होंने जो थीम ले रखी थी उसके साथ साथ जो नए जो थीम होती गई, जैसे रेस्टोरेशन
का मीनिंग ही ऐसा है कि जिसमें जो आज के टाइम पे जो बातें हो रही थी, जैसे हम देखते हैं हिपोक्रेटिकल या फिर मैनर से रिलेटेड, या फिर हम कहें जो भी हमारे आर्टिफिशियलिटी थी उससे रिलेटेड वर्क यहाँ किए गए। और इस एज के जो मेन डोमिनेटेड करेक्टर या हम कहें राइटर माने जाते हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, एज ऑफ ड्राइडन हमने की है, एज ऑफ पोप, डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े विलियम विकरले इस टाइप के यहाँ पे राइटर हुए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्क किए हैं और जो इनकी थीम रही है वो हिपोक्रेटिकल, आर्टिफिशियलिटी और जो उस टाइम की सोसाइटी थी उसी को से रिलेटेड इन्होंने थीम पे वर्क लिखे। जैसे वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा गया, या फिर हम कहें जॉन ड्राइडन का एब्सलम एंड अकिटोफिल लिखा गया। फिर अगर हम बात करें तो डॉक्टर जॉनसन ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क लिखे हैं। ठीक है गाइज, तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ रहे होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी ये एज रहती है, इसको भी हम कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ। नाउ नेक्स्ट एज, जो हमारी नेक्स्ट एज है उसकी अगर हम बात करें तो वो है गाइज एज नंबर 7, रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की अगर हम बात कर लेते हैं तो गाइज हम देखते हैं कि 1798 में एक वर्क पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। और उसी वर्क के साथ इस एज की क्या स्टार्टिंग मानी गई है और ये एज 1830 तक रही है। तो इसमें इसकी जो थीम थी गाइज, तो इसकी जो थीम थी वो नेचर, क्योंकि जो वर्क लिखे गए नेचर और एनिमल से रिलेटेड जो थीम रही है, पीस से, रूरल एरिया से रिलेटेड ये थीम रही है, जैसे प्रकृति को इसमें दिखाया गया है। और इसके जो बड़े राइटर माने जाते हैं, पोइट माने जाते हैं, वो है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, कोलरिज, साउदी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट राइटर हुए हैं जिन्होंने जो थीम रखी है वो किसकी रखी है, लव बेस्ड रखी है, नेचर से या फिर हम कहें एनिमल से या हम कहें रस्टिक लाइफ से इन्होंने क्या लिखा है, अपने वर्क लिखे हैं। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जो भाषा है वो सबसे इजी लैंग्वेज में इन्होंने लिटरेचर लिखा है। ठीक है गाइज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थीम भी। अब हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट एज है या हम कहें नेक्स्ट जो हमारे पीरियड रहता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आगे जो हम क्लास करेंगे उसमें गाइज हम जो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट वर्क हैं अब तक के उनको हम डिस्कस करेंगे। जो 8th नंबर की थीम एज है वो है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज 1830 से 1900 तक मानी गई है अब तक, ठीक है। तो गाइज विक्टोरियन जो एज थी उसके जो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर पोइट माने जाते हैं वो हैं एक तो रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ साथ अगर हम बात करें तो W.B. येट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ माय फेवरेट पोइट। फिर उसके बाद है टॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन, ठीक है, एमिली ब्रोंटे, 3 सिस्टर हैं एमिली ब्रोंटे और एल्फ्रेड टेनिसन। अगर आप इन राइटर्स को भी कर लोगे तो आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इनको हम 1 by 1 वील डिस्कस करेंगे हमारे एक क्लास में, जो कि हम स्क्रीनिंग के साथ साथ KVS की भी तैयारी कर रही हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी ये गाइज ये क्लासेज हमारी। अब आगे चलते हैं, हमारी जो लास्ट एज रहती है मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज। जो लास्ट एज है वो कौन सी है,
मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज, जो 1900 से अब तक। ठीक है गाइज, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इसकी अगर हम बात करें तो आज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस टाइप के प्ले में लिखी गई हैं। इस टाइप के जो राइटर हैं वो लिखते हैं जो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जिन पे चर्चा होती है, डे टू डे लाइफ के जो हमारे जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर इन्होंने अपने वर्क लिखे हैं। जिनमें हम बात करें तो हमारे पहले की अगर हम बात करें तो टी.एस. एलियट, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरे अगर हम बात करें तो W.B. येट्स, J.B. शाह, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। J.B. शाह के बाद है गाल्सवर्दी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम इंडियंस देखें तो इंडियन अनीता देसाई हैं, जैसे किपलिंग हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम मोर देखें तो जो हमारी एटवुड है जो हमने अभी किया था, और जो कोपलैंड हैं, तो काफ़ी ऐसे राइटर हैं जो अदर सोसाइटी अदर जो कंट्री से भी जो कि इंग्लिश लिटरेचर में अपना लिटरेचर लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। जेम्स जोइस, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्राहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस। तो गाइज ये काफ़ी सारे हमारे राइटर रहते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन राइटर्स को भी कर लोगे तो आपका इंग्लिश लिटरेचर है वो कवर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी क्लास थी जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो हमारे लिटरेचर की शुरुआत हुई थी वहाँ से लेकर जो पीक पॉइंट है वहाँ तक हमने लिटरेचर को डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे वर्क रहते हैं। इनकी मैंने साथ साथ आपको थीम भी बताई है कि मॉडर्न जो हमारे लिटरेचर हुए हैं उनमें जो थीम है वो आज की सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं या करंट जो इश्यूज रहे हैं उन्हीं को इन्होंने थीम बनाया है। और उन्हीं के साथ जैसे नेशनैलिटी है, जैसे हमारी लिबर्टी है, तो इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे वर्क लिखे हैं। जैसे लव है, जैसे हमारे ब्रदरहुड है, तो उसके ऊपर इन्होंने वर्क लिखे हैं। तो आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी गाइज ये क्लास। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।